सोचो कि एक ऐसा लड़का जो मरने वाला है और उसकी किस्मत इतनी झंड है कि जो वो जहाँ भी जाता है वहाँ मुंह की खाता है और वो मरने वाला होता है। तभी उसको लेटर उसकी फियोन्से की तरफ से आते हैं शादी को करने के लिए, लेकिन वो इतनी दूर जाता है और वहाँ पर पता पड़े कि उसका जो बाप है वो शादी नहीं करने दे रहा। तो क्या होगा? और तो और यमराज ने भी कह दिया था कि भाई 20 साल होते ही मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। सोचो ऐसा हमारे एमसी की किस्मत होने वाली है, बिल्कुल झंड, क्योंकि यह है लुल्ल। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चांगशेंग चलते चलते शैंडो की घाटी को भी पार कर लेता है और ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी जो कि चांगशेंग को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी यहाँ पर वो एक एकेडमी में आता है जिसका रूल एक ही था, जो कोई भी इस एकेडमी का गेट खोल लेता है वही इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो आगे चलकर सेक्ट का डिसाइपल बन सकता है। और साथ ही साथ हमें एक मोटू इंसान को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया था, लेकिन उसकी पावर उतनी नहीं थी। इसकी वजह से वो काफी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है, जिसको कि यहाँ के स्टूडेंट देख रहे थे और वो सारे लोग यहाँ पर उस मोटू की मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी चांगसेंग यहाँ पर जाने लगता है। तभी यहाँ पर एक डिसाइपल रोकने लगता है जो कि ये कहता है कि भाई तुम 16 साल के हो चुके हो और तुम्हारी अभी भी कल्टीवेशन नहीं की, और इसका मतलब तो यही समझूंगा मैं कि तुम एक। चांगशेंग कहता है कि जब मैंने कल्टीवेशन ही नहीं की तब मेरे अंदर कल्टीवेशन कहाँ से आएगी बताओ। जिस पे कि वो डिसाइपल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो जाओ, क्योंकि वो जब फेल होगा तब ये जम के उसकी बेइज्जती मारने वाला था। और अब वो चांगशेंग जो है सीधा जाके स्पेल को छूने लगता है, और जबकि उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी और ये कल्टीवेशन से ही खुलता है डोर, और चांगसेंग ने तो कल्टीवेशन की ही नहीं। तब वो क्या करता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पास जाता है जहाँ पे उसके पास नॉलेज का भंडार था, और वो भाई बिल्कुल 3000 स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद एक एआई बन चुका था। और उसने देखते ही देखते वो लोग का पैटर्न समझ के वो डोर को खोल लेता है। चीज को देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट हैरान थे, और साथ ही में यहाँ का एक मास्टर आता है जो कि सीधा आकर चांगसेंग को मारने वाला था, लेकिन बीच में यहाँ पे एक डिसाइपल आकर बचा लेता है जिसका नाम टैंक 36 था। और वो यहाँ पर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे। और अब ये जो आदमी है इंस्ट्रक्टर काओ, अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो भला। तभी ये टैंक 36 कहता है कि तुम इसको जाने क्यों नहीं दे रहे, इसने डोर को अनलॉक किया है। जिस पे काउ कहने लगता है कि ये रूल ये है कि यहाँ पर इसको स्पिरिचुअल शक्ति के साथ खोलना है, ना कि किसी दूसरी चीज के साथ। यहाँ पर एक मास्टर आता है जो कि डायरेक्टर माउ क्यू की इसका नाम है, और वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ पे साला काउ कहने लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पर बिना स्पिरिचुअल शक्ति के इस डोर को ओपन कर लिया। जिसपे माउ क्यू की कहता है क्या सच में इसने खोल लिया। जिसपे कि यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि ये यहाँ पे रूल कहीं नहीं लिखा गया कि इसको स्पिरिचुअल शक्ति के साथ ही खोल सकते हैं। अगर ऐसा होता तब मान लेते, इसको खोलने का मतलब लिखा हुआ है जो कि हमने खोला। खैर अब जब क्योंकि ये इससे पास हो चुका है तो उसको अनुमति दे देते हैं कि तुम आगे के जो टेस्ट है वो दे सकते हो। और अब टेस्ट के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसको काफी सारी स्क्रोल दिया जा रहा था जानकारी वाला, और जो जो इस स्क्रोल के जवाब देते जाएंगे वही यहाँ पर पास कहलाए जाएंगे, और जिसको जवाब नहीं आता वो यहाँ पर फेल दिया जाएगा। और इसी के साथ एक स्क्रोल का समय होता है 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें एक स्क्रोल का जवाब देना है, चाहे कौन सा भी उठाओ। 15 मिनट के अंदर नहीं दिया तब तुम सीधे फेल हो जाओगे। और अब यहाँ पर जो चांगसेंग है उसको पता चलता है क्वेश्चन पूछना था, वो सारे 3000 स्क्रिप्चर के अंदर में सब क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि 3000 स्क्रिप्चर में दुनिया भर की नॉलेज छुपी पड़ी है। इस वजह से चांगसेंग को इसका जवाब देने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता, और वो खचाखच जवाब दिया जा रहा था। करीब कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे पास किए गए लोगों का नाम लिखा था, जिस पे चांगसेंग का नाम बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे बेचारा चांगसेंग यही बात सोच रहा था कि मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं आया। और तभी यहाँ पर टैंक 36 आ जाता है जो कि सेम बात पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया, जबकि तुमने सारे सवाल के जवाब सबसे जल्दी दिए थे और तुम ही यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते हो। जिसके ऊपर काव मना बोल देता है क्योंकि उसको किसी ने कह दिया था कि तुम इसको एडमिट नहीं कर सकते, और जिस पे कि यहाँ पर चांगसेंग का नाम उसके अंदर ऐड इन लोगों ने नहीं किया, और ये बात चांगसेंग को पता नहीं थी। लेकिन जो टैंक 36 है वो यही बात पे लड़ रहा था उससे कि तुम्हें इसको लेना ही होगा क्योंकि ये साला टॉप 1 पे आया है। और जो टैंक 36 है वो उसका मजाक भी उड़ाने लगता है कि तभी यहाँ पर जो चांगसेंग है वो मना बोल देता है कि ऐसा मत करो। तभी काओ उसको बार बार मना बोल दिया जा रहा था कि हम नहीं लेंगे।
जिसपे चांग सेंग कहने लगता है कि रहने दो, इस एकेडमी वाले मुझे जब ले ही नहीं रहे हैं तो मैं दूसरा एकेडमी में यहाँ पे जाऊंगा और वहाँ पे ट्रायल दूंगा। अगर यहाँ से चला जाता है तभी यहाँ पे टंग 36 कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो सीधा दोनों एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे टंग 36 और चांग सेंग साथ में बात कर रहे थे। जहाँ पे टंग 36 कहता है कि मेरी स्टोरी कुछ ऐसे है और उसका नाम इसकी वजह से है, उसका नाम इसकी वजह से था क्योंकि वो ब्लू क्लाउड लिस्ट के 36 पे था। और ये बात वो कहने लगता है कि हालांकि एक बेशरम की बात है क्योंकि मैं अभी तक 36 पे अटका पड़ा हूँ। और रही अब बात लिस्ट की, तो लिस्ट इस कॉन्टिनेंट के सभी यंगेस्ट को दर्शाता है कि कौन कितना कैपेबल है। और जो टॉप 1 पे रहेगा वो यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट कर सकता है और वहाँ पे वो जो टेस्ट है वो देना हो तो दे सकता है। और यहाँ पे यांग चेंग का भी यही मकसद है कि वो इंपीरियल कोर्ट को एग्जामिन करे, अब शामिल होना चाहता है। कि तभी यहाँ पर यांग चेंग कहने लगता है कि भैया मैं पहाड़ों से आया हूँ क्योंकि मेरा नाम परदेशी है। तुमने वो गाना सुना है परदेशी मेरे यारा, क्योंकि मैं मेरे यहाँ पर यारा के लिए आया हूँ। एक्चुअल में वो बताता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, ओ सॉरी मिस्टेक हुई, एक्चुअल में फियोंचे के बारे में, क्योंकि वो यहाँ पर एक एग्रीमेंट लेके आया है जो कि उसका शादी का था। और ये बात देखकर टैंग 36 कहता है कि भाई तुम्हारी स्टोरी देख के तो दिल में झटका आ गया। खैर मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया जो अकेडमी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और मुझे तो तुम्हारे एग्रीमेंट के विषय में लग रहा है। और तुम कौन सी लड़की से शादी करोगे, जरा उसका नाम तो बताओ। जिस पे चैंग सेंग उसका नाम बताता है जू यूरोंग, जिसको सुनकर जो टैंग 36 है उसके किडनी में हार्ट फेल हो जाता है क्योंकि वो बताने लगता है कि तुम सच में जू यूरोंग की बात कर रहे हो। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उस ब्लू क्लाउड लिस्ट के टॉप 1 पे वही रैंक करती है। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि जब वो छोटी बच्ची थी तभी ही उसका फ्यूनिस का ब्लड अवेकन हो चुका है। सॉरी अगर मैंने नाम लेने में दिक्कत है तो। खैर वो ब्लू क्लाउड लिस्ट जो है उसके टॉप 1 पे रैंक करती है और यहाँ तक कि वो अगले बनने वाली सेंटेस है। और अब मेरा डाउट क्लियर हो चुका है क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से, इस वजह से वो सेक्ट भी तुम्हें ही टारगेट कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्टोरी इतनी जल्दी से हैप्पी एंडिंग हो जाए। उसका बाप है वो शेंडू का डिवाइन जर्नल है और इस वजह से जो अकेडमी सिर्फ तुम्हें ही टारगेट कर रही थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो वो तुम्हारा होने वाला ससुर है वो बिल्कुल भी रहम नहीं खाता कभी भी लड़ने के टाइम। और साथ ही साथ उसका ससुर का नाम पता चलता है जिसका नाम है जू यूरिन। खैर सीन शिप टोकरा में दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसका ससुर जू यूरिन वो उसको ही ढूंढते हुए आ रहा था, क्योंकि ये सब इसकी वजह से कर रहा था क्योंकि चांग सेंग को जो है कल्टीवेशन नहीं आती। और साथ ही साथ जब पता चलेगा कि ऐसे लड़के के साथ वो उसका रिश्ता पक्का हुआ है तब उसकी रेपुटेशन बहुत घट जाएगी। इसी चीज की वजह से ये यहाँ पर ये बात को पक्का करने के लिए आया है कि ये जो रिश्ता है वो उसे तोड़ दे। और सच बोलूं तो चांग सेंग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। एक कि उसके पास इतना टाइम नहीं है जीने के लिए, दूसरी बात कि जो उसकी फियोंचे है वो भी ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं मिलेगी, मतलब कि इसकी जिंदगी इसकी कह के ले रही है। और तो और साथ ही साथ इसको यमराज ने कॉल करके कह रहा था बेटा जब तू 20 साल का होगा तो मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। खैर जू यूसी आते ही कहता है कि तुम हो चांग सेंग, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर किसकी वजह से आए हो, और अगर तुम आ चुके हो तब वो जो एग्रीमेंट है वो मुझे वापिस कर दो क्योंकि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करवाने वाले, क्योंकि तुम कल्टीवेशन के मामले में साले बोट हो और तुमसे तो तुम्हारा खुद की कल्टीवेशन नहीं हो पा रही तो तुम मेरी बेटी की क्या ही परवरिश कर लोगे। और तो इसने यहाँ पर डायलॉग भी मारा था जिसको हिंदी में मैं निकालने चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा कि तू कहाँ राजा घोष और कहाँ मेरी बेटी गंगू तेली। और हमें इसका मतलब समझा दूं कि राजा घोष मतलब गरीब और गंगू तेली मतलब अमीर, यही है मेरे हिसाब से। कहकर मतलब इसका मजाक उड़ा रहा था। खैर चांग सेंग यहाँ पे एग्रीड बन जाता है क्योंकि वो आगे 20 साल का होने के बाद वो मर सकता है, इस वजह से वो कहता है कि लेकिन मैं एग्रीमेंट मेरे हाथों से दूंगा। जिस पे भी जू यूरिंग साफ मना कर देता है कि मतलब तू ये कह रहे हो कि तुम मेरी बेटी से तलाक दे रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, इतना कहकर वो अटैक कर देता है। लेकिन हमारे बेचारे चांग सेंग को तो कुछ आता नहीं था 3000 स्क्रिप्चर में के अलावा। खैर वो फिर से अपना एआई जैसा दिमाग दौड़ाता है और उसको एक टेक्निक मिल जाती है जो कि नेचर क्या मदद लेता है, और नेचर की वजह से वो उसका अटैक वो इतना पावरफुल को उसको वो डोज कर लेता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और
यहाँ पर जो चांग सेंग है वो भी अब सोचने लगता है कि अब मैं भी फाइट बैक करूंगा। और ये देखकर जब वो अपने थंडर क्लाउड से वो अटैक डॉज करता है, इसकी वजह से जू यूरिन भी चौंक जाता है कि भाई ये सब ऐसा कैसे कर पा रहा है, ये सब बिगर कल्टीवेशन की आसान युद्ध चल रहा था। कि तभी यहाँ पर एक इंपीरियल लड़की आ जाती है जिसका नाम रहता है जू मूयू, जिसकी वजह से जू याओशिंग जो है वो यहाँ पर रुकने लगता है। और यहाँ पर वो कहने लगता है डिवाइन जर्नल रूम में, भैया मैं इसको मारूंगा और ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो डिवाइन जर्नल कहता है कि मिस वूयू, मैं यहाँ पर मेरे फैमिली का मैटर संभाल रहा हूँ, तो तुम मेरे बीच में मत आओ, क्योंकि हमारा आपसी मामला है। जिसपे मिस वूयू कहती है कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसपे कि मिस वूयू कहने लगता है कि बेशक तुम लड़के मरते रहो, लेकिन मैं एक मैसेज डिलीवर करने आई हूँ, जो कि सेंडू की ग्रैंड अपॉन्टिव की तरफ से एक लेटर आया है। और ये सुनते ही वो जो डिवाइन जर्नल है वो अपने घुटनों पर आ जाता है, और साथ ही साथ उसकी सेना भी। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि जो चांग यांगचेन माउंटेन से आया है, लिखा हुआ था कि जो यांगचेंग है जो माउंटेन से आया है वो स्टेट रिलीजन एकेडमी में जाएगा और उसको ज्वाइन करेगा। तभी वो कमांडर फिर से कहने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह तो माउंटेन से आया हुआ एक गरीब लड़का है जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं। जिस पे मिस वो यूँ कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम ये बात सोच रहे हो, लेकिन ये बात को तुम हल बुला नहीं सकते और ये बात को टाल नहीं सकते, क्योंकि ये ग्रैंड अपोंडिस के साइड से आया है। यहाँ पे इनके आदेश ऐसा था कि इससे ही देश चलेगा वरना नहीं चलेगा, इनके आदेश के बगैर। इतना सब होने के बाद यहाँ पर सारे अपने अपने चले जाते हैं और वो कमांडर भी चला जाता है ये कहकर कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और मैं देखूंगा कि कितने टाइम तक प्रोटेक्शन में रह सकता है, कभी तो बाहर निकलेगा तब बताऊंगा मैं इसको। खैर टैंक 36 और यहाँ पर चांग सेंग और मिस वूयू का शुक्रिया करने के लिए जाता है, लेकिन जिस पे मिस वूयू कहती है कि तुम अपनी औकात में रहा करो और साथ ही साथ तुम्हें इस एग्रीमेंट को भूल जाना चाहिए और किसी को भी मत बताना इस एग्रीमेंट के विषय में कि तुम्हारी उस लड़की से शादी होने वाली है। जिस पे चांग सेंग भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और मिस वूयुन कहती है कि इसमें ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो काफी सारी मुसीबतें तुम्हारा जीना हराम करने के लिए आएगी। और तभी स्टेट रिलीजियस एकेडमी की तरफ वो आते हैं, वो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी, जिसपे कि वहाँ पे वो 1036 उसको बता रहा था कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी जो है वो काफी टाइम पहले काफी पावरफुल रहा करती थी और वो सबके टॉप पे रहती थी। लेकिन एक वक्त वहाँ पर काफी बड़ी, लेकिन साउंडू की जो यहाँ पे जो लोग चलाते हैं वो यहाँ पर इस एकेडमी के अपोनेंट, क्योंकि ये जो स्टेट रिलीजियस एकेडमी है यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ करना चाहते थे, कुछ अच्छा ही मतलब कि जिस पे बहुत बड़ा विवाद हुआ और इस पे जो है अलग अलग एकेडमियों को इसके ऊपर धरना बोल दिया और सालों ने जुड़ मिलकर ये हल्ला बोलकर इनको निपटा दिया कि इनकलाब जिंदाबाद। इतना कहकर यहाँ से एक बहुत बड़ा बुढ़ाऊ जो कि बहुत पावरफुल है वो अपने अटैक इस पे करता है, जिसकी वजह से ये एकेडमी बीच में से कट गई, जिसका सबूत तुम अभी भी देख सकते हो। खैर इसके बाद जो चांग सेंग है वो अपना अपना काम कर कर अपनी कल्टीवेशन शुरू करने के लिए स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब जो चांग सेंग है वो कहने लगता है कि मैंने अब तक कल्टीवेशन नहीं की, अब मैं करने वाला हूँ। और मेरे मास्टर कहते थे कि जब तुम कल्टीवेशन करने जाओ तब तुम्हारा एक स्टार बनेगा और उसको तुम्हें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, और अगर तुम ये काम करने के लिए सक्सेस बन जाते हो तब तो तुम्हारे लिए बढ़िया है और तुम्हें शायद एक मौका मिल सके, और अगर तुमने ये नहीं कर पाए तब भी तुम मरने वाले हो। इसने अगर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया तब ये बच सकता है, और अगर ये कल्टीवेशन नहीं कर पाया तब ये कुछ ही साल में मर जाएगा। और वो अपनी हेवनली कॉन्शियसनेस वो यहाँ पे पैरोने लगती है और वो सीधा आसमान की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसको कल्टीवेट करना था, वहां पर एक स्टार ढूंढना था। खैर चांग सेंग का जो मास्टर है वो उसने 3000 स्क्रिप्चर पढ़वाया था, इस वजह से उसको सारी नॉलेज पता थी और यहाँ तक कि उसको ये भी पता था कि कौन सा स्टार है। और वो जल्दी से गेट के पास खड़ा होता है और उसको तोड़ के अंदर घुस जाता है। ये चीज करने में इसको काफी सारी मुसीबतें हुई चांग सेंग को, क्योंकि ये मरता मरता बचा है भाई। पर चांग सेंग की एनर्जी से काफी सारा यहाँ पर दिखने लगता है आसमान में, क्योंकि उसका स्टार बहुत ज्यादा चमक रहा था और उसकी कॉन्शियसनेस वापस बॉडी की तरफ आ रही थी। और सारे के सारे लोग उसको ही देख रहे थे कि ये बंदा कितना पावरफुल होगा जब इसका ऐसा लेवल अप का रिएक्शन है।
और वो कहने लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी साल पहुंच जाते हैं इस लेवल को लगने के लिए, लेकिन मैंने काफ़ी कम ही समय में मैंने कल्टीवेशन कर ली और मैं बहुत आगे लेवल पर पहुंच चुका हूं। और जो उसके मेरिडियंस जो कि डैमेज हो पड़े थे वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और मेरे हिसाब से जो इसको बीमारी लगी हुई थी वो भी यहाँ पर ठीक होने वाली है। और ये काफ़ी करोड़ों सालों में पैदा होने वाला एक लड़का है जो कि इतना टैलेंट वाला है। और सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसके मेरिडियंस की जो वेब है वो उस लड़की को भी पता चलती है, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि शायद आखिर इतनों समय बाद मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिल गया जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि अब मैं मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और कर सकता है, क्योंकि उसको एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसको कल्टीवेशन आती हो और साथ ही साथ 3000 स्क्रिप्चर की भी ज्यादा नॉलेज हो। और अगले ही दिन वो चांचेन की खिड़की के बाहर खड़ी होती है जहाँ पे कि वो उसको कल्टीवेट करने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियां और यहाँ पर काफी एनर्जी की बॉल जो कि यार कल्टीवेशन के काम में आती है, और साथ ही साथ 3000 स्क्रिप्चर आगे बढ़ाने के लिए एक नॉलेज की किताब इतना कुछ लेके आई थी लुओ। और यहाँ पर जो लुओ है वो उसको कह रही थी कि बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, मुझे अपने डिसाइपल बना लो, और साथ ही साथ मेरे वेन्स के अंदर कुछ गड़बड़ी है जिसको तुम ही ठीक कर सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि मुझे ठीक कर सके। जो कि यहाँ पर चांगसेंग है उसको मुंह पे मना बोल देता है, जिस पे लुओ जो है उसको ऊपर अटैक कर देती है चांगसेंग के। सेंग साथ ही में उससे डोज करता है और उसकी डैमेज हुई मेरिडियंस एक को वो ठीक कर देता है। इसकी वजह से लुओ काफी खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि देखो ऐसे ही करना है, बस मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो यहाँ पे चांगसेंग के पैर भी पकड़ने लगती है। और तभी चांगसेंग कहता है कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। लेकिन लुओ उसके पीछे पड़ जाती है और वो तो बस इसका डिसाइपल बनना चाहती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है जहाँ पे चांगसेंग कल्टीवेट कर रहा था, नॉलेज इकट्ठा कर रहा था और खेती बाड़ी भी कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ लुओ भी उसके साथ अपना काम बटा रही थी, खेती करना हो, कल्टीवेशन करना हो, नॉलेज इकट्ठा करना हो। और फिर शाम को जब वो कल्टीवेशन कर रहा था चांगसेंग, तभी बगल में लुओ भी आकर कल्टीवेट करने लगती है, लेकिन ज्यादा देर कल्टीवेशन नहीं करती, वो तो सिर्फ सो जाती है। और तभी यहाँ पर चांगसेंग कहने लगता है कि चलो तुम तुम्हारे घर को चले जाओ क्योंकि मुझे भी मेरा काम करना है और मुझे भी सोना है। लेकिन चांगसेंग अभी भी उसको मना कर देता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सिखाने की और तुम मेरे साथ ना ही आओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर चांगसेंग इस वजह से मना कर रहा था क्योंकि चांगसेंग की ज़िंदगी को खुद का नहीं पता है कि उसकी ज़िंदगी में वो ज़्यादा टाइम तक जिएगा या नहीं। ब्लू क्लाउड लिस्ट को भी टॉप 1 पे आना था ताकि वो इंपीरियल कोर्ट का यहाँ पर टेस्ट दे सके। और इस वजह से यहाँ पर जो चांगसेंग है वो फिर से उसको मना कर देता है लुओ को, और अब लुओ काफी ज्यादा नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे चांगसेंग को लुओ की याद आने लगती है क्योंकि वो कुछ ही दिन साथ में रहे थे और उसकी शरारत उसको भले ही तंग कर रही थी लेकिन वो थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी उसको। लुओ दीवार फोड़ते हुए आती है कि मास्टर मुझे याद किया, और इसको देखकर जो चांगसेंग है वो यहाँ से भागते हुए परेशान होकर चांगसेंग ने लुओ को डिसाइपल बना ही लिया था और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें मेरा ऑफिशियल डिसाइपल बनाऊंगा। इसकी वजह से जैसे ऑफिशियली बनाया जाता है वैसे लुओ को वो अपना डिसाइपल बनाता है, जहाँ पे लुओ को ज्यादा कुछ नहीं करना था, चांगसेंग को ग्रीट करना था अलग अलग प्रकार से। और चांगसेंग ने इसकी वजह से बना लिया था क्योंकि उसको वो वाली ब्लू क्लाउड लिस्ट में जाना है और उसके लिए कोई भी एकेडमी में 2 डिसाइबल होना जरूरी है। काओ आकर इनको मना बोल रहा था लेकिन वो जैसे तैसे उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वो फाइनली अपना टूटा फूटा सेक्ट को में एक पहला डिसाइपल कलेक्ट करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि साला बहुत ज्यादा रूटलेस तरीके से आदमी को एक को निपटा दे रहा था और ये बार बार चांगसेंग का नाम ले रहा था। और अब चांगसेंग से इससे क्या दुश्मनी है या क्या नहीं वो देखेंगे अपन अगले वाले एपिसोड में। वैसे तो ये एपिसोड काफी लंबा होने वाला था लेकिन मैंने इसको छोटा बना दिया क्योंकि मुझे भी एपिसोड खत्म करने हैं जो पुराने वाले हैं वो। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।